नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। देश और प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है और आए दिन हजारों नए केस सामने आ रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में बढ़ती महंगाई ने भी जनता के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। अब डीजल हो या फिर खाद्य पदार्थ, लगातार इन सभी के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो फिर इन दिनों क्राइम और करप्शन को लेकर के भी प्रदेश का सियासी पारा गरमाया हुआ है। अब चावल घोटाला एक नया मुद्दा है। इसको लेकर के विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार को सदन में घेरने का चैलेंज किया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर के गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने प्रदेश में किसी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। तो आज तो बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला ने आज क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, माइनिंग घोटाले शुरू हुए। माइनिंग घोटाले के बाद मीटर का घोटाला, मीटर घोटाले के बाद धान का घोटाला, धान के घोटाले के बाद शराब का घोटाला, शराब के घोटाले के बाद आपका उससे पहले दवाई का घोटाला, उसके बाद शराब घोटाले के बाद धान का घोटाला आ गया। मेरा सिर्फ कहने का ये था कि आज पूरा देश और हमारा प्रदेश तो बहुत ही ज्यादा संकट से गुजर रहा है। गरीब की मदद करनी चाहिए। हमारी सरकार तो गरीब से 5 रुपए मांग रही थी। मुख्यमंत्री तो कह रहा था कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है 5-5 रुपए दो। चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में कैसे गरीब आदमी का बच्चा स्कूल जाए, कैसे बच्चा अपनी एजुकेशन पूरी कर सके, कैसे गरीब भी अपने बच्चे को मीडियम क्लास के अमीर आदमी के बच्चों के साथ खड़ा कर सके। इसके लिए उन्होंने 1 रुपया उस वक़्त में बच्चे को इस बात का दिया था कि तू स्कूल में पढ़ने जाएगा तो तेरे को 1 रुपया मिलेगा हर रोज़ का 1 रुपया था। आज की तारीख में उस वक़्त का उस 87 के 1 रुपये की कीमत जो है 100 रुपये से ज़्यादा है। तब तो 100 रुपये के करीब दिया जाता था। आज की सरकार जो है वो 5 रुपया बच्चे से मांग रही है। कह रही है कि इस लॉकडाउन के अंदर हमें आप लोगों की हिफाजत करनी है, हमारा राज्य सब खत्म होता जा रहा है, हमें 5-5 रुपये दो। ये हमारे प्रदेश के लिए बड़े शर्म की बात थी। तो कोरोना काल में किन किन चीजों के दाम बढ़े, आइए एक बार ग्राफिक के जरिए भी आपको बता देते हैं, क्योंकि यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। रोडवेज बस का किराया बढ़ गया है, ये महंगा हुआ है। शराब पर कोरोना सेस लगाया गया है। सब्जी पर मार्केट फीस लगी है, यह सब कोरोना काल में हुआ। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब इन सब को लेकर विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन ऐसे में सरकार ने इसको लेकर क्या कदम उठाए हैं, आइए आपको यह भी दिखाते हैं। तो सरकारी खर्च में कटौती की गई है। इसके अलावा 1 साल की नई गाड़ियों की खरीद पर रोक भी लगा दी गई है सरकार की तरफ से। हालांकि ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इस कोरोना काल में महंगाई पर कैसे काबू किया जाए। कार, जीप सहित नई गाड़ियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकारी खर्च में कटौती की जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के ये कदम उठाए गए हैं। बस, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियों को छूट इसमें दी गई है। जरूरत पड़ने पर आउटसोर्सिंग पर भी इन सभी को लिया जाएगा सरकार की तरफ से। फिलहाल फौरी तौर पर यह कदम उठाए गए। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों पर आज की बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कुछ अहम सवाल, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सवाल आज का पहला यही है कि महंगाई से निपटने का आखिर प्लान सरकार के पास क्या है। यह सबसे अहम सवाल है, क्योंकि महंगाई को लेकर विपक्ष हमलावर है। दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या क्राइम और करप्शन बढ़ रहा है, क्योंकि अभय चौटाला और इसके अलावा आपने सुना कि किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा, इन दोनों की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी इसको लेकर के अब बहस की जो चुनौती है वो भी दी गई आज अभय चौटाला की तरफ से। तो कुल मिलाकर इन सभी सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं।
विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। सुखबीर तंवर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विजेंद्र नेहरा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है तो कोरोना काल के अंदर आप लोगों को जो राहत देनी चाहिए थी वो आम जनता को तो आप दे नहीं रहे, ऊपर से महंगाई और घोटाले, ये दो बड़े आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। मैं चाहूंगा जवाब दें जी। सबसे पहले तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय में भी जिस तरह से, चाहे वो भारत की सरकार हो चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो, जिस तरह से कोरोना के साथ साथ महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ हमने पूरी तरह से, चाहे महंगाई पे काबू करने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को कम से कम हरियाणा प्रदेश के अंदर करने की बात हो, और जहां तक बात है, आज मैं देख रहा था आयुष जी कि कांग्रेस के समय के अंदर जब महंगाई और भ्रष्टाचार का इतना बुरा हाल था कि आपको ध्यान हो तो एक गीत बड़ा उस समय फेमस होता था, कांग्रेसी मित्रों को बड़ी परेशानी होती थी कि सखी सैया तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। ये गीत इतना फेमस हुआ था, और ये गीत इसलिए फेमस हुआ था कि उस समय महंगाई का और भ्रष्टाचार का बहुत बुरा हाल था हरियाणा प्रदेश के अंदर। आप देखिए, नौकरियों में इन्होंने लूट मचाई हुई थी, और महंगाई की जहां तक बात है तो प्याज भी उस समय 100 रुपए किलो बिकती थी। मैं आज अगर आंकड़ों में महंगाई की आपसे बात करूं तो मैं आज अभी देख रहा था आयुष जी, तो मैंने सब्जियों के रेट जब देखे, उस समय से मैं तुलना कर रहा था, तो आज आलू 20 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो और टमाटर आज 40 रुपए किलो की डेट में आज बिकता है। जबकि आज बारिश का मौसम है, इस समय बहुत सारी सब्जियां खराब भी हो जाती है। और मैं बात करूं दाल चना की तो आज 75 रुपए किलो के हिसाब से, मूंग दाल आज 100 रुपए किलो के हिसाब से, चना 80 रुपए किलो और बेसन भी 80 रुपए किलो। जबकि मैं कांग्रेस के समय उस समय मुकाबला करूं तो इससे 20 से 30% रेट आज के हिसाब से उस समय भी थे। इसके साथ साथ आयुष जी, हरियाणा सरकार ने नौकरियों में पारदर्शिता के साथ जो नौकरी देनी शुरू की है, सी और डी ग्रुप की भर्तियों में हमने इंटरव्यू को जो खत्म किया है, इसके साथ साथ महंगाई पे हमने जो कंट्रोल करने का प्रयास किया है। आज देखिए, हर आदमी का सपना होता है आयुष जी कि उसका जीवन में एक अपना मकान होना चाहिए। पहले जो मकान 40-40 लाख रुपए का 2 BHK 2 बेडरूम मिलता था, आज प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत वही 2 BHK का मकान अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत में 20 लाख रुपए का 2 BHK मिल जाता है। जो 3 BHK पहले 55 से 60 लाख रुपए में मिलता था, वही आज 3 BHK 25 से 26 लाख रुपए में मिल जाता है। तो महंगाई बढ़ी नहीं है, महंगाई घटी है, और इस सरकार ने भ्रष्टाचार और महंगाई इन दोनों पर कंट्रोल पाया है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने आयुष जी सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, हुड्डा जी को इसलिए सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ दिखाई नहीं देता। इनके ऊपर इतने मुकदमे चले हुए हैं भ्रष्टाचार के। बालमुकुंद शर्मा जी, अब आपके समय में भ्रष्टाचार था, इसलिए भ्रष्टाचार के अलावा आपको कुछ नजर ही नहीं आता। वो तो इतने आंकड़े गिना रहे हैं यहाँ पर बैठ कर बीजेपी के प्रवक्ता, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, अगर आप आंकड़ों की भी तुलना कर लेंगे तो आपके समय से कम है। क्यों लग रहा है आपको कि महंगाई, भ्रष्टाचार, सारी चीजें बढ़ गई हैं? आयुष जी, मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग केंद्र में भी सत्ता में और स्टेट में भी सत्ता में और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, वो आलू की बात कर रहे हैं। आपको मैं मुझे ताज्जुब हुआ, आपने भी मुद्दे रखे कि जिस तरीके से डीजल का रेट हिंदुस्तान की आजादी से आज तक है, लगभग पेट्रोल से ज्यादा हुआ है, पहली बार ऐसा है। अगर मेरी संज्ञान में मुझे जो ज्ञात है, जिस तरीके से आप लोगों में हाहाकार मचा हुआ, ये आपके सामने है। सुनिए भैया, देखिए आप चुप रहिए। देखिए, मैं कभी नहीं बोलता डिबेट में, डिबेट का ये सत्र नहीं होना चाहिए। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप सुन लीजिए। मैं हरियाणा का प्रतिनिधि करता हूं, हरियाणा कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, अपनी बात रखूंगा। और हमारे से अलग भी एंकर हैं, वो भी बात रखेंगे, वो आपसे सवाल करेंगे, हम भी आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि आप सत्ता में हो। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किया जाता है, इसलिए सवाल सुनना सीखिए। आपको जवाब दे ना दे ये आप पे बाध्यता नहीं है, आप अहंकार में रह सकते हैं, लेकिन सवाल करेगा विपक्ष। आज हम 30 सदस्यों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में विराजमान है। हम सड़कों पर भी संघर्ष करेंगे, हम विधानसभा के अंदर भी आपसे सवाल पूछेंगे। आप सवाल सुनिए। ठीक है, सवाल पर आते हैं। आप सवाल पर आएंगे। जैसा कि आपने बताया, मैं उसको विस्तृत कहता था। शराब पर महंगे रेटों में शराब बिकाई, उस पर कोरोना सेस लगाया, और कोरोना काल के बीचों बीच शराब का इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ, वो तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आपने उजागर किया, और वो भंडाफोड़ हुआ। जिस तरीके से SIT की जगह SCT गठित कर दी गई, चावल घोटाला हुआ। हमारा मुद्दा अकेला महंगाई के साथ साथ करप्शन, बेरोजगारी, क्राइम,
इन चीजों पर आप आइए, अकेले आलू की बात करके कि आप क्राइम से बचेंगे नहीं। जिस तरीके से 2 जवान अभी शहीद हुए हैं, जिस तरीके से सरेआम डकैती डाली जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है, मर्डर कत्लेआम किया जा रहा है, साधु सन्यासियों को मारा जा। अब हरियाणा में साधुओं को कत्लेआम हुआ है, कैथल में हुआ, अभी कोतकला में हुआ, अब इनकी जबान पे ताले लग चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, एक सरकार का दायित्व है आम जनता की सेवा करना। और मैं थोड़ा समय आपसे लूंगा आयुष जी, जिस तरीके से मेरे साथी कह रहे थे करप्शन की, जो लोग बात करते हैं, जब लोग काम करते हैं ना, कोई मैं देसी कहावत से सुनाता हूं आपको, जो व्यक्ति काम करते हैं उसमें नुक्स निकल सकता है, लेकिन अगर आपके अब जैसे मैं बताने लगूंगा कि हमने खेतड़ में पावर प्लांट लगाया, खानपुर कला में लगाया, जांडली में लगाया, यमुनानगर में थर्मल प्लांट लगाया, हमने बादशाह में एम्स बनाया, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने पीजीआई बनाई, हमने खानपुर कला में मेडिकल कॉलेज बनाया, महिला विश्वविद्यालय बनाया, हमने 19 कॉलेज बनाए हरियाणा में, इंस्टीट्यूट बड़े बड़े हमने खड़े किए। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सारी चीजें मैं गिना दूंगा, ये एक बिजली का पावर प्लांट गिना दे, ये कोई मेडिकल कॉलेज गिना दे, ये एम्स का कोई पार्ट गिना दे, अमेठी में कभी जमीन ले रहे हैं कभी दे रहे हैं, ये कुछ बता तो दे कि हमने ये किया। और हमने तो रोड नेटवर्क जाल बिछा दिया, पानीपत से लेकर के गुहाना, दादरी और आगे निकल करके आपके रेवाड़ी तक चला गया। 3 हमने रेल लाइन बिछाई, रोहतक से रेवाड़ी तक हमने बिछाई, जींद से लेकर वहां गुहाना सोनीपत दिल्ली हमने रेल लाइन बिछाई। हमने रेल का कारखाना हम बड़ी गुहाना के पास खेड़ा खेड़ी गांव वहां लेके आए। हमने तो काम 10 साल में, और जिस तरीके से इन्होंने उदाहरण दिया था, मैं आपको आयुष जी बता दूं, आप हरियाणा से अगर ताल्लुक रखते हैं, लोगों में बैठते हैं, कांग्रेस के राज में जीरी गई जहाज में ये हालात थी। और एक चीज मैं बताना आपको चाहूंगा, मैं मेरे साथी को ये कह देना चाहता हूं, ठीक है आप 1-2 चीज का रेट का जो कल्पना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसा आप ही कह देंगे उसी से चल जाएगा। हमारी जो मांग है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार अपहरण हो रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है, सरेआम बदमाशों की क्लिपिंग चलती है। कैथल में पीछे आपने कांड देखा, सफीदो मंडी में धमकी दी है, फांसी में धमकी दी है, और मर्डर हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सरकार देखे, बेरोजगारी 45 साल में सिर सतर बजा रही है, वो सरकार देखे। और एक और आपने अभी किराया बढ़ोतरी की आपने बात की, रोडवेज में किराया नहीं बढ़ा, 2 बार किराया बढ़ा। एक बार इन्होंने तेल के नाम पर किराया बढ़ाया, फिर ये कहा कि 50 सवारी बैठती थी तो टैक्स लगता था, टोल टैक्स, अब क्योंकि 2500 डबल हो गया, फिर बढ़ा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हर मुझे लगता है कि आज विजय नेहरा जी के लिए बहुत सवाल होंगे, क्योंकि जाहिर बात है सत्ता जिसके हाथ में है, जवाब उसको ही देना होगा। सुखबीर तंवर जी, आपका कमेंट चाहूंगा मैं, और बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। यार अब तो फिर सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, अब तो इसी में करो आप। सुखबीर तंवर जी, आप सुन पा रहे हैं? I'll take care। यहाँ तो नेटवर्क तो सही है। चलिए, सुखबीर तंवर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। विजय नेहरा जी जवाब दें जो सवाल बालमुकुंद शर्मा जी ने उठाए। मैं एक बात और जोड़ दूं। आयुष जी, जी विजय नेहरा जी जवाब दें। देखिए आयुष जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी जो कांग्रेसी मित्र ने कुछ बातें की हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब ये डीजल पेट्रोल की बात करते हैं तो क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो पूरे देश के अंदर हम बातचीत अगर करें तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार गठबंधन में है। तो ये तीनों राज्य ऐसे हैं आयुष जी जो डीजल और पेट्रोल के ऊपर सबसे ज्यादा वैट वसूल रहे हैं। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार तो बहुत थोड़ा, एक छोटा सा पार्ट उसका लेती है जो एक्साइज ड्यूटी के रूप में, लेकिन वैट के रूप में जो ये राज्य वसूल रहे हैं, इनसे बोलिए कि कम से कम वहां रेट कम करके एक एग्जाम्पल सेट करें कि देखिए हमने उसकी वैट को कम किया है, तो दूसरे राज्यों में भी उस चीज का प्रभाव दिखने को मिलेगा। तो ये अपने राज्यों में तो सबसे ज्यादा वसूलते हैं। और बात करते हैं डीजल और पेट्रोल की, और जहां तक ये बात करते हैं रोडवेज के किराए की, हमने तो 10 से 12 पैसे के रूप में बढ़ाने का काम किया है। आपकी राजस्थान के अंदर आप देखिए कि क्या हाल किया है आपने, आप पंजाब के अंदर देखिए, महाराष्ट्र के अंदर देखिए, आप अपने राज्यों के अंदर आपने किस तरह से व्यवस्था बनाई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से बनाई हुई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए, सेना को हम आधुनिक बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो घोषणा की आयुष जी, पूरे देश की जनता को उसका लाभ मिला है। इसके साथ साथ जो देश के 80 करोड़ गरीब जनता है, उसके लिए नवंबर तक निःशुल्क राशन उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। सेना को हम आधुनिक बना रहे हैं। अभी 40,000 करोड़ रुपए सेना के लिए जो हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रूस से परमिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है।
ये सारी व्यवस्थाओं के लिए बहुत सारा धन चाहिए होता है। और क्योंकि आयुष जी, चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, जिस मद में जितना राजस्व भारत सरकार को और हरियाणा सरकार को मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से जरूर हमने सब्जी की अगर हम बात करें तो 100 रुपए की सब्जी कोई अगर खरीदता है तो उसके ऊपर 2 रुपए हमने बढ़ाने का काम किया है। क्या ये ज्यादा है? ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है। हमने 10 से 12 पैसे हमने जो रोडवेज का किराया बढ़ाने का काम किया, क्या ये ज्यादा है? ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है। हमने डीजल पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 1-1 रुपए के करीब हमने बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस सरकार के राज्यों के अंदर देखिए कितना बुरा हाल है। तो इनको ये सब चीजों को सोचना चाहिए। दूसरा देखिए, भ्रष्टाचार और महंगाई जो मुद्दा होता है, ये कभी भी मैंने देखा है शर्मा जी को कि ये मुद्दों पे बातचीत नहीं करते। आप ये बताइए मुझे कि यहाँ बात हो रही है मुद्दों की, या साधु संतों की हत्या की बात कर रहे हैं। और साधु संतों की हत्या की भी तब बात कर रहे हैं जब इनकी सरकार, महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा कांड हुआ है, साधु संतों की पीट पीट कर हत्या की गई है। उसके लिए बजाय माफी मांगने के ये उस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं जो इनके ऊपर उल्टा हावी होते हैं। इसके साथ साथ मैं इनको बताना चाहूंगा, ये मुझे सिर्फ गिन के ये बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, सोनिया गांधी जी के ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, राहुल गांधी जी के ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं। राहुल जी, सोनिया जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, इनके तीनों शीर्ष नेता आज बेल पे बाहर हैं। मोदी जी ने इसलिए कहा था कि एक बैलगाड़ी खरीद के उसमें इन सबको बैठा दीजिए, चिदम्बरम जी, सोनिया जी, राहुल जी, हुड्डा जी, ये सब के सब लोग बेल पे बाहर हैं। और बेल पे क्यों बाहर है? क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, खुलेआम भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने लूटा है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने जमीनों के नाम पे, सीएलयू के नाम पे सेक्शन 4 और सेक्शन 6 का नोटिस देकर किसानों को डराकर उनकी जमीन हड़पने का काम किया है। रॉबर्ट वडेरा जी से जमीनों को हड़पाने का काम किया हरियाणा के अंदर। इन्होंने तमाम भ्रष्टाचार किया हरियाणा के अंदर। महंगाई इतनी थी इनके समय में, आप देखिए आज बच्चा बच्चा, चाहे देश का हो चाहे हरियाणा प्रदेश का, आयुष जी, वो हर बच्चा ये कहता है। कुल मिला के विजय नेहरा जी, आप ये कह रहे हैं कि इस समय महंगाई नहीं है, विपक्ष सिर्फ इस बातों को जानबूझकर फैला रहा है कि महंगाई है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इसका भी जवाब ले लूंगा, लेकिन सुखबीर तंवर जी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुखबीर तंवर जी आवाज मिल रही है आपको? कांग्रेस आएगी तो महंगाई बढ़ेगी और भाजपा आएगी तो महंगाई घटेगी। ठीक है विजय नेहरा जी, मैं आऊंगा आपके पास वापस। सुखबीर तंवर जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है आपकी? जी जी, सुखबीर तंवर जी बहुत स्वागत है इस चर्चा में, आपका कमेंट चाहूंगा मैं। जी आज जी, धन्यवाद। हेलो, बिल्कुल सुखबीर तंवर जी, क्या लग रहा है आपको कि महंगाई, भ्रष्टाचार सब बढ़ा हुआ है, या विजय नेहरा जी कह रहे हैं ये सिर्फ आप लोग, अब चूंकि कोई मुद्दा नहीं, इस तरीके से मुद्दे आप लोग जानबूझकर उठा रहे हैं, जबकि हर स्तर पर ये सरकार प्रयास कर रही है? आयुष जी, निसंदेह इस देश में जो महंगाई का स्तर है उससे विजेंद्र नेहरा जी क्या कह रहे हैं, बात ये नहीं है। आप किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि आज महंगाई का दर क्या है। देखिए 1998 में विजेंद्र नेहरा जी भी कोई बात कर रहे थे और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था। 1998 में एक नारा चला था, भारतीय जनता पार्टी का देखो खेल, खा गई घंटा पी गई तेल। आज ये वही लोग हैं। 1998 में 100 रुपए किलो प्याज बिकवाने वाले आज क्या हाल किए, 40-50 रुपए किलो टमाटर की बात कर रहे थे, आलू की बात कर रहे थे। आज आप किसी भी मंडी में चले जाओ, ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश में, अपितु समस्त राष्ट्र में आज महंगाई का जो स्तर है, और इससे बुरी क्या बात होगी, डीजल का जो रेट पेट्रोल को भी क्रॉस कर गया, और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस प्रकार से क्रूड ऑयल का रेट है और जिस प्रकार से सरकार मात्र तेल से तेल निकालने की बात कर रहे हैं, ये सारा देश और सारा सामान्य व्यक्ति इस बात को समझ रहे हैं। और कोरोना के नाम पे जिस प्रकार से लूट केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे मचाई हुई है, ये 5-5 किलो किसान से अनाज मांगने वाले, 5-5 रुपए छात्रों से पैसा मांगने वाले लोग आज महंगाई की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आज ये देश और प्रदेश निरंतर महंगाई की तपिश में झुलस रहे हैं, और इनको जो इनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं केंद्र के स्तर पे और प्रदेश के स्तर पे, आज निसंदेह ये उनसे ये चूक हो चुकी है। और आने वाला समय जो है उसमें हरियाणा प्रदेश की जनता कम से कम आने वाले समय में जो उपचुनाव होने वाला है, इनको पता चलेगा ये जिस प्रकार की बड़ी के बात कर रहे हैं। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि इनका जो आकलन है, जो बड़ौदा का उपचुनाव होगा उसमें हरियाणा प्रदेश और बड़ौदा की जनता दिखाएगी कि ये क्या बड़ी बात कर रहे हैं, किस प्रकार की महंगाई को लाग लपेट करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से कोरोना काल में एक सामान्य आदमी को, एक श्रमिक को, एक मजदूर को, एक किसान को कैसे कैसे दर दर भटकना, और ये सारी बातें इनके सामने आएंगे। ये कहने को कुछ भी कहते रहे, आंकड़ों की बाजीगरी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी के पास नहीं है। और आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता और देश की जनता आने वाले समय में सुखबीर तंवर जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। सुखबीर तंवर जी, आपको नहीं पता क्या हालात, सुखबीर तंवर जी, आज महंगाई का हालात क्या है।
ठीक है सुखबीर तंवर जी, आप ये कह रहे हैं क्योंकि अब आपने चुनाव की तरफ भी अब इस चर्चा को आप ले ही जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आप इस बात को मान रहे हैं ना कि इस समय महंगाई भी बढ़ी हुई है, सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जनता जवाब देगी। अगर इनेलो की जीत नहीं होती इस उपचुनाव में तो क्या आप मानेंगे कि इनकी सारी नीतियां सही थी, या आप ये कहेंगे कि ईवीएम खराब थी या जनता को भ्रमित कर दिया? नहीं, देखिए आयुष जी विषय जीत का नहीं है, विषय जीत का नहीं, आप ले गए ना चुनाव तक, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। मैं तो महंगाई पर ही था ना, आप ही बड़ौदा उपचुनाव तक पहुंचे तो मैंने सवाल पूछ लिया। आप ये कह दीजिए, आप ये अगर अपनी जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं तो आप कह दीजिए कि हाँ ये लोग हर मोर्चे पर विफल है, और अगर मैं हार गया तो मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि इनकी सारी नीतियां बढ़िया हैं। या फिर आप यही कहेंगे कि जनता को इन्होंने भ्रमित कर दिया या ईवीएम में फेल कर दिया, फिर उसके ऊपर ठीकरा मत छोड़िएगा, इसलिए चुनाव तक मत जाइए। चुनाव पे चर्चा हम लोग कर लेंगे, अभी समय है, चुनाव पे कई बार चर्चा करेंगे, महंगाई पर है। बालमुकुंद शर्मा जी, बात नहीं है, हमारा काम है कि जो भी बेकायदगियां इस प्रदेश में हो रही हैं, जो महंगाई की बात बिल्कुल उठाइए, लेकिन अगर जनता उस पर मोहर नहीं लगाती है, अगर जनता उस पर मोहर नहीं लगाती है, वो जनता फैसला करेगी, लेकिन मोहर नहीं लगाती सुखबीर तंवर जी, अगर जनता उस पर मोहर नहीं लगाती तो फिर ये मान लीजिएगा कि जनता इनके फेवर में है, ये मत कहिएगा कि इन्होंने भ्रमित किया। बालमुकुंद शर्मा जी, नहीं, अब मैं आपको बता दूं, ये तो वो लोग हैं और 75 पार की बात करने वाला है, जिस प्रकार से एक दूसरे के प्रति कटुता भरी बातें करी थी कि हम उसका साथ नहीं देंगे, उसका साथ नहीं देंगे। आज उन्हीं अपने वचनों से घूमके जिस प्रकार से नापाक प्रदेश में चल रहा है, उसका भी प्रदेश की जनता जवाब देगी। चुनाव का जिक्र कर लिया, इसलिए मैंने इतने सवाल आपसे पूछ लिए, वरना ये आज चर्चा का विषय ही नहीं, महंगाई पे ही रहते हैं। बालमुकुंद जी, जी देखिए आयुष जी, महंगाई पे रहेंगे क्योंकि मेरे साथी प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आप सुखबीर तंवर जी आप सुनिए, बालमुकुंद शर्मा जी आप इनको चुप कराइए, इनको ठीक है, इनको चुप कराइए, शर्मा जी, बालमुकुंद शर्मा इनको चुप कराइए। जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपसे साझा करना चाहता हूं। जिस तरीके से और भी बीजेपी के प्रवक्ता आज भी जो हमारे साथ है वो इस तरह का जिक्र करते हैं देश की सुरक्षा के बारे में, एक बहुत ही गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं आयुष जी, इस देश में जितनी भी मिलिट्री की छावनियां हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के राज में बनी है। एक भी छावनी बीजेपी में चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे और 6 साल से ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक भी छावनी का निर्माण नहीं किया है इन्होंने। जिस तरीके से देश की सामरिक क्षमता को देखते हुए हमने अंबाला कैंट, मेरठ कैंट, हिसार कैंट, दिल्ली कैंट, चंडी मंदिर कैंट, जालंधर कैंट, जैसलमेर कैंट, इस तरीके से देश पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर जिस तरीके से हमने जाल पूरा है, और एयरबेस और एयरफोर्स के स्टेशन हमने बना रखे हैं, देश को इतना सुरक्षित ढांचा हमने दे रखा है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए, पाकिस्तान को अलग थलग हमने कर दिया, और बहुत से ऐसी चीजें सामरिक जो हम नहीं आपस में डिस्कस कर सकते। ये 4 हेलीकॉप्टर खरीद करके उसकी बात रखते हैं। आज वो नव निर्माण 5वीं पीढ़ी के हेलीकॉप्टर है, उस समय जब हमारे समय में हमारी पीढ़ी के हेलीकॉप्टर थे वो खरीदे, आज ये सरकार खरीदे। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। रसिया हमारा परंपरागत मित्र देश है। ठीक है, अब आपने ज्यादा समय तक चलाई, इसलिए जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा थी। अच्छी बात है कि आपने इतना काम किया और आपको करना चाहिए था, लेकिन महंगाई और उस पर थोड़ा रहते हैं। कुछ सवाल उठाए विजय नेहरा जी ने, चूंकि अब आप महंगाई का जिक्र करेंगे तो बहुत सारे प्रदेशों के अंदर अब चूंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां कोई नजीर पेश कर दीजिए कि महंगाई को आपने कंट्रोल कर लिया हो। तो विजय नेहरा जी से भी मैं वही सवाल पूछ लेता हूं कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? समस्या सबके सामने है, आप वहां पर उन प्रदेशों में नहीं कर पा रहे, लेकिन हरियाणा के अंदर चूंकि आपकी सरकार नहीं है तो आप कह रहे हैं कि ये हर मोर्चे पर विफल है। देखिए आयुष जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि आपका कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टोमी। मैं ये कहना चाहता हूं समस्याएं वहां भी हैं और राज्य सरकारों को रेट घटाने चाहिए, जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी मान के चलिए या मेरी व्यवस्था मान के चलिए, आज मैं मुद्दा है मेरी स्टेट का मेरे सामने। अगर आज मुद्दा हरियाणा का रख करके आप कह दे क्राइम तो उत्तर प्रदेश में बहुत हो रहा है, लगातार अब 8 पुलिस वाले मार दिए, मैंने तो जिक्र नहीं किया। ये विषय मेरा विषय भी ये है, मैं प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हूं और मैं तो ये कहता हूं ये यहीं पर, अब ये प्याज का इन्होंने जिक्र किया, अगर मैं जिक्र करता, दिल्ली की मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री बदले दिल्ली में इन्होंने, मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी और सुषमा स्वराज जी, और आखिर में इनकी सरकार चली गई और 20 साल से दोबारा सरकार नहीं आई। वो सरकार प्याज पे गई थी। मैं दूसरे स्टेटों का जिक्र नहीं कर रहा यहाँ,
मैं मेरे प्रदेश के जो लोग हैं उनकी आवाज उठा रहा हूँ। अब मैं हरियाणा विधानसभा में अगर जाऊंगा कल को, हमारे 30 विधायक हैं, मैं भी अगर कल को विधायक बनता हूँ तो हरियाणा विधानसभा में जाके हरियाणा की बात करूंगा। ठीक है, बाबू शर्मा जी, देखिए मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि देखिए नीतियां तो सब समान ही होंगी ना। अगर महंगाई को लेकर के आपके पास कोई प्लान होगा जो सरकारों के अंदर आप लोग चला रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, राजस्थान के अंदर हो या फिर पंजाब के अंदर हो, प्लान तो वही इंप्लीमेंट करेंगे ना कि कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि सवाल उठाना सबसे आसान काम है कि साहब आप नहीं कर पा रहे, कैसे करेंगे, ये भी साथ में बता दीजिए। और ये नहीं करते हैं तो इनके लिए बहुत अहम होगा कि क्यों नहीं कर पाए। लेकिन प्लान आपके पास भी नहीं है और उनको भी नहीं आप बता पा रहे हैं, तो फिर तो ये राजनीति करने का सिर्फ एक मुद्दा रह गया। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ ग्राफिक्स में दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसमें 5C का जिक्र किया गया था। एक तो कोरोना, चाइना, क्राइम, करप्शन और कास्टिज्म, इसका जिक्र करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधा था और ये कहते हुए कि ये जो 5C हैं ये दरअसल इस समय सबसे बड़े विषय बने हुए हैं और इसको लेकर के जो सरकार है वो इन सारे मसलों पर विफल है। विजेंद्र नेहरा जी जवाब दें, पहले तो इस 5C का और दूसरा ये कि कांग्रेस प्रवक्ता जो बात कर रहे थे उसका। देखिए आयुष जी, अभी मैं अपने जो मित्र हैं शर्मा जी, मैं उनकी ईमानदारी का आज कायल हो गया, क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि बाकी राज्यों के अंदर जो कांग्रेस सरकारें हैं वो पूरी तरह से फेल है, विफल है। उन्होंने ये माना है कि वहां भी समस्या है, वहां भी परेशानी है, वहां भी दिक्कत है, और उनका ये कहना भी है व्यक्तिगत रूप से कि भाई उन राज्यों में कांग्रेस सरकार को स्थिति को सामान्य करना चाहिए, जनता को रियायत देनी चाहिए। तो इसलिए उनकी ईमानदारी से जो उन्होंने बात स्वीकार करी है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आयुष जी, जहां तक आपने जो बात करी है ना, देखिए मैं तो एक ही चीज सामान्य रूप से कहना चाहूंगा। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, चाहे कोरोना महामारी के दौरान मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की बात हो, चाहे जो भोजन की व्यवस्था करने की बात हो, चाहे सिस्टम को पारदर्शी तरीके से आयोजित करके भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हो। आयुष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो शिक्षक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, चाहे आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 500 से ज्यादा कर्मचारियों के सभी विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने की बात हो, चाहे डीबीटी के माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना माननीय मनोहर लाल जी ने जो ऑनलाइन रूप से जो लाभार्थी है उसके खातों में जो लगभग 65,000 करोड़ रुपए के आसपास राशि जो हम पहुंचा चुके हैं उसके माध्यम से। और एक सबसे बड़ी बात है इसमें, आप ये लगाइए कि कितने बड़े इसमें, अगर मैं आपको संख्या के हिसाब से बताऊं आयुष जी, तो इसके अंदर हमने डीबीटी से 36 लाख से अधिक जो फर्जी लाभार्थी थे उनको हमने इससे अलग किया है। और सालाना 1,000 करोड़ रुपए की बचत तो हमने सिर्फ इसके माध्यम से ही की है कि जो फर्जी लोग थे उनको हमने अलग कर दिया। इसके साथ साथ आयुष जी, इन योजनाओं के माध्यम से चाहे जीएसटी संग्रह की बात हो, उसमें हमारा हरियाणा प्रदेश 5वें स्थान पर है। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रदेश की अनाज मंडियों को हमने ऑनलाइन किया है। किसान आज कहीं भी जाकर पूरे देश में अपनी फसल को बेच सकता है। इसके साथ साथ हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जिसमें पूरे उत्तर भारत के अंदर हम पहले स्थान पर हैं और पूरे देश के अंदर हम तीसरे स्थान पर हैं। लेकिन विजेंद्र नेहरा जी, एक सवाल बड़ा अहम रहता है, ठीक है, योजनाएं गिनाने के लिए और आपने क्या किया है ये कई बार हो जाता है, लेकिन मुझे ये बताएं खासतौर से दो वर्ग जो सबसे ज्यादा पिसते हैं, एक मध्यम वर्ग और एक निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए मोटे तौर पर क्या किया गया? क्योंकि कोरोना काल में ये तो निश्चित है काम धंधे बंद हुए, देश लॉकडाउन हुआ, लोगों को परेशानी हुई, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं, लोग कह रहे हैं क्या हुई, लेकिन उससे उबारने के लिए आपने इन दो वर्गों के लिए क्या विशेष काम किया है? एक तरफ तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रोडवेज का किराया बढ़ रहा है, हर वो चीज जो कि आम आदमी से जुड़ी हुई है उसके दाम कहीं ना कहीं बढ़े हैं, ये तो आपको स्वीकार करना होगा। अब मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आपके द्वारा मोटे तौर पे क्या किया गया, और अगर कुछ किया गया है तो उसका जिक्र कर दीजिए। आयुष जी, देखिए मोटा मोटी मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो या तो अपने लोन लेके रखते हैं, गाड़ियों का लोन हो चाहे घर के ऊपर लोन हो। हमारी सरकार ने लगातार 6 महीने के लिए उस लोन की ईएमआई को उससे राहत देने का काम किया है जो मध्य वर्गीय परिवार है उसके लिए। दूसरा, मध्य वर्गीय परिवार जो है ज्यादातर उनके लिए अब जो है 80 करोड़ रुपए खाद्यान्न हमने बांटने की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ वो गरीब तबका नहीं है, इसमें मध्य वर्ग के भी जो लोग हैं जिनके पास में चाहे वो खाकी कार्ड हो, चाहे वो हरा कार्ड हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड, तो गरीब लोगों के पास होता है, लेकिन सामान्य लोगों को भी इसमें बहुत सारी राहत हमारी सरकार ने दी है। दूसरा, जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आयुष जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की थी, उसमें से चाहे वो हम जो बिजनेस और व्यापार और कृषि का काम जो मध्य वर्गीय परिवार के लोग करते हैं, चाहे 20,000 करोड़ रुपए का मत्स्य पालन के लिए देने की बात हो, चाहे किसानों को देने की बात हो, चाहे एमएसएमई के माध्यम से जो हमारे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे छोटे बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं,
एमएसएमई को जो 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी देने का काम किया था, चाहे जो नौकरी पेशे वाले मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनकी जो सैलरी थी, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट उसकी सैलरी नहीं दे पा रहा है तो बिना लोन के सरकार से पैसा ले सकता है, जो 20,000 तक की सैलरी उसको दे रहा है और 1 साल के बाद बिना किसी इंटरेस्ट के उसको वापस कर सकता है। इस तरह से अनेक प्रावधान करने का काम मध्य वर्गीय परिवार के इस सरकार ने किया है, जिससे उसको लाभ मिले। किसानों के लिए सरकार ने काम किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, किसानों को इस महामारी के दौरान जो पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पे 2-2 हजार रुपए देने की बात है। पूरे देश के अंदर जो 8 करोड़ किसान हैं उनको लगभग उससे डबल राशि देने का काम पूरे देश के अंदर ठीक हरियाणा है। प्रदेश चलिए, कुल मिलाकर विजय नेहरा जी, मैंने आपसे हजारों की इसलिए संख्या पूछा में क्योंकि किसान सवाल यहीं पर आके खत्म हो जाता है, खासतौर से क्योंकि अब इंडस्ट्रीज के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तमाम जो उच्च वर्गीय लोग हैं उनके लिए आप काम कर रहे हैं, ये आरोप तो आप पे लगते रहे, लेकिन किसान के लिए क्या किया, मध्यम वर्ग के लिए क्या किया, इस कोरोना काल में क्या किया, ये सवाल विपक्ष बार बार उठाता है। अब मैं जवाब ले लेता हूं, सुखबीर तंवर जी। जी हाँ जी, सुखबीर तंवर जी, अभी आप कह रहे थे कि गांव गरीब किसान के लिए कुछ नहीं किया, इतनी योजनाओं का जिक्र कर दिया, तमाम 20 लाख करोड़ के पैकेज का भी जिक्र हो गया, अब तो उनके लिए क्या हो रहा है? निसंदेह मैं आयुष जी उसी पे आ रहा हूं। आयुष जी ऊंट के मुंह में जीरा है सारा का सारा, और 20 लाख करोड़ की जो बात है उसमें जिस प्रकार का बंटवारा और जो शुरू से अंत तक जो एक जोड़ करके इस देश को बरगलाने का प्रयास किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वो आपको भी पता है, इस राष्ट्र की जनता को भी पता है, हरियाणा प्रदेश की जनता तो वैसे ही इन सारी बातों को भुगत भोगी है। अभी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बात कर रहे थे, इन्होंने दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया जिसके पास दाने नहीं थे, और जिस प्रकार से खरीद को ये कहते हैं एक दाना खरीदेंगे, निसंदेह इन्होंने अनेक प्रकार की बातें कि एक दाना खरीदेंगे, इन्होंने एक दाना ही खरीदा है। आप मेरा भाव समझ लें, कहने को तो विजेंद्र नेहरा जी कुछ भी लपेट देंगे, लेकिन हकीकत की बात यह है कि अभी भी जो सरसों है वो लोगों के पास अभी भी पड़ी है, खरीद नहीं हुई है। और ये इस प्रकार की बात है, किसानों के लिए निसंदेह इन्होंने कुछ नहीं किया। आज 2,000 रुपए की जो बात कर रहे हैं, अभी जो 8 करोड़ की बात हुई, 135 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, उसमें 60% से भी ज्यादा किसान है इस देश में। ये 8 करोड़ की बात करने वाले लोग, इनके पास खुद ही आंकड़े ठीक नहीं है। कहां 135 करोड़ में से आप लगा लो 60% कितना होता है, ये खुद ही विजेंद्र नेहरा जी 8 करोड़ की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो कोई गलत बात हो ही नहीं सकती। इनके पास ना आंकड़े ना कुछ है। हकीकत धरातल की सच्चाई यह है, किसान वर्ग के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, और जिस प्रकार से श्रमिकों के साथ इतना जो दुर्व्यवहार हुआ, जो मुंह देख के इन्होंने टीका किया कि आपके इनके अपने लोग जो कोई हरिद्वार में फंसे हुए थे उनके लिए स्पेशल बसें, और कितने ही लोग जो हरियाणा, महाराष्ट्र और इधर उधर से उत्तर प्रदेश और बिहार और अनेक प्रदेशों में जाने थे, उनके साथ क्या हाल हुआ है। इनको उन बातों की कोई शर्म नहीं है। पूरे मीडिया में आपने निरंतर वो जो भी अव्यवस्था थी वो सारी दिखाई है। इसके बावजूद भी किस मुंह से कह रहे हैं कि श्रमिकों के लिए क्या किया इन्होंने। निसंदेह जिस प्रकार से एक समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने अलग अलग समय पे जो किया है, वो सारा का सारा राष्ट्र और समूचा प्रदेश देख रहा है। आने वाले समय में इन सारी बातों का हरियाणा प्रदेश की जनता और राष्ट्र की जनता इनसे बदला लेगी। आप ये समझ जाएं इस बात को। बालमुकुंद शर्मा जी। जी सर, जिस तरीके से कोरोना काल का जिक्र किया मेरे साथी प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने हमारी अध्यक्षा श्रीमती कुमारी शैलजा जी ने हरियाणा में एक कमेटी बनाई। आदरणीय रामकिशन गुर्जर जी, रोहित जैन जी और मेरे नेतृत्व में हम लोग हमारी जिम्मेवारी लगाई कि कोरोना में आपकी जिम्मेवारी है, आपकी ड्यूटी है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, तथ्यों के आधार पर पूरे हरियाणा में हाहाकार मचा हुआ था। इस कमेटी में हमने कुमारी शैलजा जी के निर्देशन पे 40 लाख रुपए जाकर के मुख्यमंत्री जी को सौंपे कि ये हमारी तरफ से मानवता के नाते हमारी पार्टी की तरफ से आपको एक सहयोग है, और हम ये भी बोल के आए कि और अगर जरूरत है या किसी भी विषय पर है, हमारे वॉलंटियर भी आपके साथ खड़े हैं। अगर 1-2 हजार 10 हजार 20 हजार लोगों की ड्यूटी लगानी है, हमारे कार्यकर्ता यूथ के, आप कहीं भी उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं। इनका कोई रिप्लाई हमें मिला नहीं दोबारा से। उसके बाद आदरणीय हमारे प्रवक्ता हैं, आप रूबरू होते रहते, बजरंग दास गर्ग जी, लगातार 1.5 महीने तक वो अग्रवादा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, भंडारा चलाए रखा है हिसार में और उसके आसपास फतेहाबाद तक, इधर हांसी तक 1 महीने तक हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इसी तरह हमारे साथियों ने अलग अलग जगह पर भंडारे लगाए। और मैं मेरे चार डिस्ट्रिक्टों में मेरी ड्यूटी थी, गुड़गांव, रेवाड़ी, पानीपत और पंचकुला। यहाँ से जितने मजदूर दूसरे स्टेटों में गए हैं
कांग्रेस पार्टी ने जो हमने स्कीम दी, कांग्रेस पार्टी ने कि किराया हम देंगे, ये सारी बुकिंग मैंने करवा रखी है अपने हाथ से। मैं एक व्यक्तिगत तौर पर आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद हमने लोगों के घर में खाना पहुंचाया है। राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होती है ना, राजनीति तो जनता सेवा के लिए होती है। आप चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आपने किया, बहुत अच्छी बात है, आपको सैल्यूट है। और आप इन कामों को भी इंडिया ने दिखाया है। मैं यही इस विषय में नहीं जाते, लेकिन ठीक है, आज के मुद्दे पर आते हैं। एक एक सवाल मैं आप दोनों लोगों से पूछूंगा जो विपक्षी दल के प्रवक्ता है, उसके बाद मैं फिर विजेंद्र नैराजी का जवाब देता हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या क्राइम बढ़ा है और महंगाई से निपटने में विफल रही है ये सरकार? क्या इन दोनों ही मुद्दों पर विफल है सरकार? और अगर है तो थोड़ा तार्किक आधार क्या पर जो मुझे जवाब है वो दीजिए। उसके बाद मैं इसका जो जवाब है वो विजेंद्र नेहरा जी से लेता हूं। क्या क्राइम और इसके अलावा करप्शन, इन दोनों मुद्दों पर विफल है सरकार? बालमुकुंद शर्मा जी। बिल्कुल 100% विफल है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, मैंने लिखित में भी पत्र भेजा था देश के हमारे प्रदेश के गृह मंत्री को। आप ये मान के चलिए कि आप सड़क पर निकल जाइए, यहां से दिल्ली चले जाइए। अभी कोरोना काल में ये लगा कि कुछ लोग इनकी ड्यूटी लगाई पुलिस वालों की, अदरवाइज तो कहीं कोई चेकिंग नाम की कोई चीज नहीं है। बदमाश जो है ना, इस स्टेट से क्रॉस करते दूसरी स्टेट में निकल जाते हैं। सबसे ज्यादा नशे का कारोबार, जिस तरीके से पंजाब उड़ता पंजाब हो रहा था, आज मेरा हरियाणा उड़ता हुआ हरियाणा में तब्दील होने लग रहा है। सभी विपक्ष के नेता भी मुद्दा उठा रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी मुद्दा उठा रहे हैं नशे के बारे में। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक प्रदेश के गृह मंत्री, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, वहां के एसपी को धमका रहे हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं, कोई नीतियां नहीं बनाई आज तक। हिमाचल से हमारे यहाँ नशा आता है, पंजाब से हमारे यहाँ आता है, राजस्थान से हमारे आता है, हम तो चारों तरफ से गिर गए। क्राइम उत्तर प्रदेश से हमारे यहाँ आता है। आप कोई प्लानिंग नहीं है सरकार के पास, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहता हूं आज हमें डर लगता, डरावना सीन आज हरियाणा में है। आप ये देख लीजिए, हिमाचल से नशा आता है, पंजाब से नशा आता है, राजस्थान से नशा आता है, यूपी से क्राइम आता है, दिल्ली के बॉर्डर पर परली साइड से क्राइम आता है। हमारी स्टेट तो बहुत शांत स्टेट थी, अच्छे लोग हैं, भाईचारे के लोग हैं। दूसरा एक सी का जिक्र किया, कास्टिज्म का। 2016 के जो दंगे हुए, जो जाति पाति का जिन्होंने जहर बीज बोया, वो तो भला हो आम जनमानस का, लोगों में भावना जगी, लोगों ने भाईचारे को साथ दिया, खड़े हुए आपस में। नहीं, इन लोगों ने तो क्या है, जहां इनका जहां लगता धर्म के नाम पर बंटवा देते हैं, जहां लगता जाति के नाम पे बढ़ जाते हैं, ये धर्म में से उपधर्म निकाल लेते हैं। पता नहीं क्या क्या चीजें लोगों के बीच में पैदा कर देते हैं। ये तो कांग्रेस और कांग्रेस के लोग हैं। और आप लोग भी अगर उसी जनता के बीच में मौजूद हैं तो ये बांट रहे हैं, तो आप जोड़ने का काम करिए। आरोप लगाने से थोड़ी ना उसका हल निकलेगा। ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं 70 साल से। तंवर जी, हम तो 70 साल से कर ही रहे हैं। सुखबीर तंवर जी, ठीक है, छोटा सा कमेंट सुखबीर तंवर जी आपका भी, क्या क्राइम करप्शन बढ़ा है हरियाणा के अंदर? और अगर बढ़ा है तो तार्किक आधार पर बताइए क्यों लग रहा है ऐसा कि बढ़ा है? शर्मा जी सवाल सुनने दो मुझे। सुखबीर तंवर जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल मैं दोहरा देता हूं कि क्राइम और करप्शन आपको बढ़ा है ऐसा लग रहा है? और अगर ऐसा लग रहा है कि क्राइम और करप्शन बढ़ा है तो क्यों? तार्किक आधार पर उसका जवाब दीजिए। मैं आयुष जी, मैं तार्किक आधार पे बात करूंगा। देखिए, महंगाई के विषय में पूरी चर्चा के दौरान काफी चर्चा हो चुकी है। देश और प्रदेश महंगाई से त्रस्त है, उसके बारे में अब ज्यादा बोलना उचित नहीं है। भ्रष्टाचार की मैं बात बता दूं, जिस प्रकार से सीसीटीवी हर एक तहसील में, उपमंडल कार्यालय और जो लघु सचिवालय हैं जिला के स्तर पे, उनके सीसीटीवी की जांच कर ली जाए किसी भी 15 दिन की, पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार का लेवल क्या है। लेकिन ये वो जांच नहीं करेंगे। हकीकत में आपको बता रहा हूं, इन तीनों जगह की जो मैंने बात बताई है, इनके 15 दिन के सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं, वही लोग लेने वाले हैं, वही लोग देने वाले हैं। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की चरम सीमा इस हरियाणा प्रदेश में, अपने आप उसका दूध और दूध का पानी हो जाएगा। और जंगल राज निसंदेह हरियाणा प्रदेश में है। जब थाने के नजदीक पुलिस कर्मियों की जांच जिस प्रदेश में जिस प्रकार जाता हो जाए, और पूरे ना के सिर्फ प्रदेश में अपितु पूरे देश में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की छवि जंगल राज के रूप में उभरी है, वो आप और मेरे कहने की बात नहीं है, सारे के सारे देश और प्रदेश ने देखा है। और अभी बात कर रहे थे नशा तस्करी की, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के थानों में शराब चोरी हो गए, शराब की तस्करी इस कोरोना काल में हुई, और जिस प्रकार से मादक द्रव्यों का जो तस्करी चल रही है, और हरियाणा को उल्टा हरियाणा बनाने वाले लोग जिस
प्रकार की बात कर रहे हैं, निसंदेह आने वाले समय में इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार को देना पड़ेगा। और अनेक विषय में ये जो लिपापोती कर रहे हैं, जो जांच के नाम पे जो घोटाला कर रहे हैं, और निसंदेह जिस प्रकार से जो शराब की तस्करी के जो अभियुक्त हैं उनकी जिस प्रकार से एक बड़े राजनीतिक लोगों के साथ जो ऑडियो वीडियो सामने आई है वो आपको भी पता है, और उसमें जो लिपापोती का प्रयास हो रहा है वो सारा का सारा हरियाणा प्रदेश देख रहा है। निसंदेह हर मुद्दे पर हर विषय में प्रदेश की सरकार पूर्णतः विफल है, और कोरोना काल में जिस प्रकार से केंद्र की सरकार की भी विफलता सामने आई है वो सारा का सारा देश और प्रदेश देख रहा है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, निसंदेह हरियाणा प्रदेश की जनता इसका। चलिए अब जवाब ले लेते हो, धैर्यपूर्वक सुनिएगा, बीच में मत डिस्टर्ब करिएगा। देखिए इसीलिए मैंने आप लोगों को बराबर का समय दिया क्योंकि विजेंद्र नेहरा जी के लिए दोनों विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल है। विजेंद्र नेहरा जी आप जवाब दें। आप आयुष जी थोड़ा समय देना, मैं दोनों को जवाब देता हूँ। जी आयुष जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5C की बात करी है, लेकिन वो 6ठी C बताना भूल गए। उसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा, जो 6ठी C है वो है कांग्रेस, उसके बाद में नंबर आता है क्राइम का, और उसके बाद में करप्शन का, और उसके बाद में कास्टिज्म का। मैं आयुष जी आपको बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस का राज था तो उस समय कितना ज्यादा क्राइम था, ये आंकड़ों से हम भली बात ही देख सकते हैं। दूसरा बात करें करप्शन की, करप्शन में तो भूपेंद्र हुड्डा जी और इनके जितने भी नेता हैं ऊपर से लेके नीचे तक सब बेल पे बाहर हैं, सब पे मुकदमे चले हुए हैं। 100 से नीचे मुकदमे किसी पे नहीं है, सबने शतक मारा हुआ है। तो क्राइम में और करप्शन में ये नंबर 1 थे। दूसरी बात कास्टिज्म की अगर हम करें आयुष जी, तो चाहे मिर्चपुर कांड के अंदर दलितों को जलाकर मारने की बात हो, चाहे अपने खुद की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी को लट्ठों से पिटवाने की बात हो, उसके बाद अपमानित करके उनको कांग्रेस पार्टी से निकालने की बात हो, ये भूपेंद्र हुड्डा जी कास्टिज्म की बात करते हैं। ये दलितों के साथ में ये अत्याचार करते हैं, भेदभाव करते हैं। कास्टिज्म के तो ये जीते जाते उदाहरण है, और ऐसे लोग कास्टिज्म की बात करते हैं। और जहां तक बात है सुखबीर तंवर जी की, मैं इनको बताना चाहूंगा कि सुखबीर तंवर जी जोर जोर से बोलने से गलत को सही सिद्ध नहीं कर सकते आप। इस तरह से आप ये बताइए कि ले दे के आपकी 1 सीट आई है, जनता आपको पूरी तरह से नकार चुकी है, आपके नेताओं में इतना घमंड है। और आयुष जी सुनिए, अरे सुन लीजिए भैया, आपके बीच में नहीं बोला सुखबीर जी ने, तो लेके देखिए सुखबीर तंवर जी, देखिए आप जब बोल रहे थे बिल्कुल धैर्यपूर्वक विजेंद्र नेहरा जी बैठे हुए थे, उन्होंने सबके सवालों को सुना है ना, उन्होंने बालू को डिस्टर्ब किया ना उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया। इसलिए देखिए आप जवाब सुनना पड़ेगा, जवाब सुनना पड़ेगा। सुखबीर तंवर जी देखिए जवाब सुनना पड़ेगा। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो आपको मिलेगा। सुखबीर तंवर जी आपने तार्किक आधार पे बताया, वो बता रहे हैं कि आपके समय में क्या हुआ, ठीक है, अब इसको सुनते हैं। सुखबीर तंवर जी ठीक है, शांत हो जाइए। नहीं सुखबीर तंवर जी ऐसे चर्चा डिस्टर्ब होगी। सुखबीर तंवर जी बातों को दोहराने से नहीं कोई हल निकलेगा। सुखबीर तंवर जी, सुखबीर तंवर जी, आप उस बात का जवाब दें। सुखबीर तंवर जी पहले आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति है उस पे आप जवाब दें। अरे सुखबीर जी सुन तो लीजिए, सुखबीर तंवर जी सुनिए, सुखबीर जी सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए। सुखबीर जी सुनिए, आयुष जी देखिए इनका दर्द बहुत गहरा हो रहा है। आयुष जी सुनिए, आप 1 सीट और 40 सीट की बात कहां से आ गई? जो मैंने सुखबीर तंवर जी देखिए आप भी वही बात दोहरा रहे हैं। सुखबीर तंवर जी आप भी दोहरा रहे हैं इसी सुन बात लीजिए सुखबीर जी, आप बार बार एक ही बात पर रिपीट मत करिए, सुन लीजिए। देखिए आज आयुष जी, मैं कह रहा हूं जो सवाल उठाए आयुष जी, मैं उसी का जवाब ले रहा हूं। देखिए आयुष जी देखिए सुनिए, जब आप बात करते हैं तो आप भी किसी आज हालत क्या होगी, आज आयुष पुराने विषय में जाते हैं, अब वो भी उसी बात को कहते हैं पुराने विषय में चले गए, ठीक है, उससे बाहर आते हैं। आयुष जी आज जो सवाल उठाए उसका जवाब दीजिए। सुखबीर मैं जवाब दे रहा हूँ आयुष जी, जवाब दीजिए। आज मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए इनकी हालत आज ये होगी है कि इनके अभय चौटाला जी को अशोक तंवर जी के दरबार में जाना पड़ रहा है। इनकी हालत ये होगी है कि 1 सीट पे आ गया हरियाणा प्रदेश के अंदर। इनकी हालत ये होगी है कि ये 15-20 साल से सत्ता में नहीं है। इनकी हालत ये होगी है कि जो गुंडा था ना, गुंडा राज को जनता ने नकार दिया है। ये गुंडागर्दी करते थे, ये कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवा देते थे, ये कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवा देते थे। ये दो विषयों को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया गया, मैं चाहूंगा उसका जवाब दीजिए स्पेसिफाई होकर के, ठीक है। देखिए ऐसे चर्चा भटकेगी, उसका कोई हल नहीं निकलेगा, उसका कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। विजेंद्र नेहरा जी, करप्शन और नशा 2 बड़े सवाल उठे यहाँ पर। करप्शन और नशा 2 बड़े सवाल उठे, उसको लेकर के राज्य सरकार की क्या प्रोग्रेस है, वो क्या कर रही है, इससे कैसे निपट रही है, मैं चाहूंगा उसका जवाब दे दे, ठीक है। अरे सुखबीर तंवर जी,
आराम से शांत हो सुखबीर जाइए। जी सुन लीजिए, सुखबीर जी विजेंद्र सुन नेहरा लीजिए। जी, देखिए करप्शन और नशा, इन दो विषयों का जवाब दीजिए। जी देखिए मैं एक बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा। आयुष जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समझदार लोग जो है वो समझ जाएंगे कि ऐसे लोग भी नशा के बारे में बात करते हैं जिनके बड़े बड़े नेता शाम ढलते ही नशे में टर्न हो जाते हैं और फिर वो किसी से मिलते भी नहीं है, किसी का फोन भी नहीं उठाते हैं। ऐसे एक नेता नहीं, ऐसे बहुत से नेता हैं, जनता सब जानती है। और हमारी जो सरकार है ये देखिए मैंने नाम नहीं लिया किसी का, आयुष जी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नशेड़ी पार्टी के लोग चिल्लाना शुरू कर दिया, नशेड़ी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया आयुष जी, मैं किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नशेड़ी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसे लोग भी नशे की बात करते हैं, वो शाम ढलते ही नशा करते हैं, लोगों का फोन नहीं उठाते हैं और बदतमीजी से फोन करते हैं अधिकारियों के पास। शराब के नशे में अधिकारियों के पास फोन करते हैं, शराब के नशे में अधिकारियों के पास फोन करते हैं। चलिए विजेंद्र नेहरा जी, देखिए समय कम है मेरे पास, चर्चा मुझे समाप्त करनी है। मुझे बताइए क्योंकि नशे को लेकर के बार बार सवाल उठ रहा है, करप्शन को लेकर के सवाल उठ रहा है, सरकार इन दोनों ही मोर्चों पर कहां खड़ी है? आपकी तरफ से क्या बड़े कदम उठाए गए, मैं चाहूंगा उसका जवाब दें। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप से बाहर आते हैं। अरे सुखबीर तंवर जी, देखिए इस तरीके से चिल्लाएंगे तो लगेगा चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो जाएगी। थोड़ा शांत हो जाइए, आराम से सुनिए। उन्होंने ना तो आपका नाम लिया, ना तो इनेलो पार्टी का नाम लिया। वो कोई बात कह रहे हैं, उस बात को सुनिए। उन्होंने किसी बात का नाम नहीं लिया, ना किसी शख्स का नाम लिया। बाल मुकुंद शर्मा जी भी तो बैठे हुए हैं ना, वो तो नहीं इतना हाइपर हो रहे हैं। आप थोड़ा शांत होकर के सुने, और अगर आप यूं चिल्लाएंगे तो लगेगा कि शायद आपके बारे में बात हो रही थी। सुखबीर तंवर जी, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, ना आपकी पार्टी का नाम लिया, ना आपके किसी सदस्य का नाम लिया उन्होंने। आप शांति से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं जिन दो मोर्चों पर पूछ रहा हूँ राज्य सरकार ने क्या किया, उसका जवाब ले लेते हैं। सुखबीर तंवर जी, देखिए आपका ही सवाल है, वही मैं पूछ रहा हूँ। सुखबीर तंवर जी, देखिए फिर मजबूरन मुझे आपके ऑडियो को डाउन करवाना पड़ेगा, आप चर्चा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुखबीर तंवर जी, आप बिल्कुल शांत हो जाइए। आखिरी बार मैं आपसे ये खाली कह रहा हूं कि आप शांत हो जाएं जल्दी से। विजेंद्र नेहरा जी, सुखबीर जी डिबेट को खराब मत करिए। देखिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैंने तो एक जनरल बात बोली है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे जो गृह मंत्री, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय अनिल विज जी, अरे सुन तो लीजिए भैया, आप फिर बीच में बोल रहे हैं आयुष जी, ये डिबेट को खराब कर रहे हैं। ये कैसी डिबेट करने लो वालों को मानसिक। चलिए सुखबीर तंवर जी की ऑडियो को डाउन कर दें जल्दी से। विजेंद्र नेहरा जी खत्म करें, मेरे पास समय नहीं है, विजेंद्र नेहरा जी बहुत जल्दी से। चाह रहा था कि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने हमारे नशे के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की है। आयुष जी, कितने आप देखिए डेली बेसिस पे छापे लग रहे हैं, नशे को पकड़ा जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर नशे के प्रभाव को कम करने के लिए हरियाणा के अंदर हमने योग को बढ़ावा दिया है, योग के वॉलंटियर हमने भर्ती करने का काम किया है, नशे के खिलाफ हमने किया और अलग से कानून लेके आए हैं। और कानून भी ऐसे लेके आए हैं कि अगर उसमें पकड़ा जाएगा तो उसकी जमानत भी नहीं होने वाली। इतना सख्त कानून माननीय अनिल विज जी लेके आए हैं। तो नशे के भी हम खिलाफ हैं, हम करप्शन के भी खिलाफ हैं, हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। माननीय मनोहर लाल जी का आज सब जगह नाम है, ईमानदारी में हम काम कर रहे हैं। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, अब आपकी इसी बात के साथ मुझे समाप्त करना होगा, मेरे पास समय नहीं है। देखिए सुखबीर तंवर जी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आपका सुखबीर तंवर जी, और बाल मुकुंद जी आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय नहीं है। हालांकि आप महंगाई, करप्शन या तमाम अहम ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार के सामने हैं, विपक्ष इनको लेकर के हमलावर है, और देखना यह है कि सरकार इन सभी मुद्दों पर अपने आप को सही कैसे साबित करती है और कैसे जनता की जो तमाम परेशानियां उनको वो दूर कर पाती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।